नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप हमारा खास कार्यक्रम मंथन देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा में हुई उस गर्मा गर्मी की जिसमें मुद्दों से ज़्यादा शब्दों की तलवारें चली और जहां हालत ये हो गई कि गिद्ध और सूअर तक की बात हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर गिद्ध और सूअर का तंज कसा तो स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्राइवेट डॉक्टरों की जो महंगी फीस है उस पर सवाल पूछने पर मुलायम सिंह के चर्चित बयान लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है का जिक्र कर दिया। सवाल आखिर ये उठता है कि क्या समस्याओं को लेकर अगर हम बात करेंगे तो क्या इस तरह की बातें होंगी? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है और वास्तव में अगर देखा जाए तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, जो हालात हैं, वो पता नहीं क्यों ऐसे हालात बने, ऐसी स्थितियां बनी कि ये इस तरह की स्थिति आ गई। अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी ने कुंभ में सवाल पूछा तो वो गिद्ध कैसे हो गया? अगर किसी ने प्राइवेट डॉक्टर ज़्यादा फीस मनमानी वसूल रहे हैं, बहुत सारे टेस्ट लिख देते हैं, अगर उनकी बात हो गई तो ये मुलायम सिंह की बात क्यों याद आ गई? हम कह रहे हैं भाई आम के में फल कब आएगा, आप कह रहे हो कि सिंघाड़ा तैयार हो चुका है। ये कौन सी बात है? तो ये सब जो मुद्दे हैं वो वास्तव में उन मुद्दों को डिरेल करते हैं जो जनता के हैं। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने बिजली का मुद्दा उठाया, जो बेसिक जो मुद्दे हैं वो उठाएं। और विपक्ष की अगर देखें तो आज विपक्ष विधानसभा सत्र में पढ़ाई, महंगाई, दवाई, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, इन मुद्दों पर कोर चर्चा चाहता था, लेकिन इसकी शुरुआत ब्रजेश पाठक ने की और वो मुलायम सिंह के बयान की तरफ इस मसले को ले गए और अंततः पूरी विधानसभा में शोर शराबा, हल्ला गुल्ला मचा रहा है। और अंत में जब योगी आदित्यनाथ सवालों का जवाब देने के लिए आए विधानसभा में तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत तित देखी तैसी। रामचरितमानस की इस चौपाई के जरिए योगी आदित्यनाथ ने इस रेफरेंस को एक अलग ही तरीके से पेश कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गिद्धों को लाशें दिखी, सूअरों को गंदगी दिखी और जिनको अध्यात्म का आनंद लेना है उन्होंने अध्यात्म का आनंद दिखा, जिसको जैसी जिसकी भावना थी उसको वो सारी चीज़ें दिखी। तो क्या सदन में इस तरीके की बातें करनी चाहिए थी क्या? वो कह रहे हैं कि भाई समाजवादी पार्टी के लोग दुर्योधन को आदर्श मानते हैं। मतलब पूरी बातचीत इसी पर, चाहे संसद हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, सारी चीज़ों में कि इन्होंने वो कहा, इन्होंने ये कहा, जनता के कोर मुद्दों पर कोई फैसला कुन बात होती नहीं। मुझे ऐसा लगने लगा है कि लोकसभा और विधानसभाएं अपना जो रेलेवेंस है वो धीरे धीरे खो देंगी, क्योंकि ये बहुत खतरनाक बात है। तो मंथन में आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि जो भाषणों का खेल है उससे जनता के मुद्दे कैसे डिरेल हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये स्थितियाँ, ये परिस्थितियाँ रहीं। और अगर देखें तो एक अलग तरीके की विधानसभा में स्थितियाँ दिखी। अब 20 जनवरी, महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू हुआ था और 20 जनवरी को महाकुंभ के बाद, मतलब महाकुंभ प्रारंभ होने के बाद, अगर एक तरीके से महाकुंभ शुरू होने के बाद केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सैंपल लिए और सैंपल लेने के बाद जो रिपोर्ट आई उसमें कहा गया कि जो इंसानी और पशुओं का मल संगम नोज तक में पाया गया है। इस बात को लेकर हल्ला मचा। एनजीटी ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और सरकार को आड़े हाथों लिया और ये कहा कि भाई ये क्या हो रहा है।
उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एक 12 जनवरी की रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसमें कहा कि ना ये जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट है झूठी है। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ये तो 12 जनवरी की है, जब तक शुरू ही नहीं हुआ था। एनजीटी ने फटकारा तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि हाँ 13 जनवरी के बाद भी उसके पास रिपोर्ट्स हैं। ये 21 फरवरी की सुनवाई की बात है, अभी जो सुनवाई निकली हुई है। तो वो कह रहे हैं कि हम 28 फरवरी को ये रिपोर्ट देंगे। अब 26 फरवरी को तो कुंभ भी खत्म हो जाएगा, महाशिवरात्रि के दिन। तो अब इस रिपोर्ट का क्या मतलब? लेकिन विपक्ष ने लगातार वहाँ की गंदगी, समस्याएं, एनजीटी का मुद्दा, इनको खूब तरीके से चर्चा में लिया। भगदड़ का मुद्दा, लोगों के जन स्वास्थ्य खिलवाड़ का मुद्दा, और अभी एनजीटी ने ये भी कहा कि भाई लोग खुले में शौच कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है। आज की सुनवाई में ये बात कही, इसको लेकर भी विपक्ष ने मुद्दा बनाया। तो योगी आदित्यनाथ विधानसभा में बेहद नाराज हो गए और कहा कि ये तो सनातन पर हमला है। तो सवाल यही है कि क्या व्यवस्था पर अगर कोई सवाल उठा रहा तो सनातन पर हमला है क्या, या विपक्ष जानबूझकर सनातन को बदनाम करता है? अब पहले वो रेफरेंस जरा आप देखिए, जिसमें समाजवादी पार्टी के विधायक समरपाल सिंह ने प्राइवेट डॉक्टरों की फीस बढ़ी हुई मनमानी फीस को लेकर सवाल उठाया, और फिर क्या हुआ, ब्रजेश पाठक ने क्या आए बाएं साएं जवाब दिया, सुनिए। दो बातें इन्होंने कही है, प्राइवेट चिकित्सकों की चर्चा की है। तो मेरा अनुरोध यह है कि सरकारी में तो सारी दवाइयां निःशुल्क और इलाज निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं लगता है। प्राइवेट अस्पतालों की चिंता आपने की है ना, प्राइवेट में जितने सपा के विधायक लोग बैठे हो, हाथ उठाओ, किसका अस्पताल पहले अपने यहाँ लागू करो, उठाओ हाथ, फ्री में, कोई गरीब नहीं जाएगा। जिसका जिसका पहले अस्पताल है चिन्हित करा दिए, पहले फ्री वहां करा दीजिए आप, और दूसरा दीजिए वो भी फ्री करा। और सुनिए, दूसरा ये माननीय समरपाल जी ने कहा जो अस्पताल की चर्चा की है उसकी हम जांच कराएंगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे। एक मिनट रुकिए, क्या अपमान किया बताइए, बताइए क्या अपमान किया, बताइए ना क्या अपमान किया। मैं उनसे माफी मंगवाऊंगा, बताइए क्या अपमान किया। अरे मैं कह रहा हूं मैं माफी मंगवाऊंगा, बताइए क्या अपमान किया। अरे आप बताइए क्या अपमान किया, मैं माफी मंगवाऊंगा, बताइए तो सही क्या अपमान किया। बैठिए बताइए, आप बताइए कि क्या अपमान किया, मैं माफी मंगवाऊंगा, बैठिए बताइए। अब जो राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो है वो तो 22 के बाद देता नहीं है, 2 साल के बाद देता है। आपके पास अपनी सरकार है, डीजी से मंगा लेते हैं, होम सेक्रेटरी से मंगा लेते हैं, हम लोगों को नहीं मिल पाता है। लेकिन एक चीज हम कहेंगे कि घटना घटित होने के बाद थानों में प्राथमिक लिखाना कठिन कार्य है। अगर एफआईआर लिख भी गई तो उसकी जांच कार्यवाही निष्पक्ष होना बड़ा मुश्किल है। तहसील और कार्यालय में भ्रष्टाचार भरा है, ये आंकड़ा है, मैं पढ़ूं तो क्या फायदा। 3/8/2024 से 2024 से 19/2/25 तक खाली लखनऊ का है, केवल लखनऊ का। आपके जिले का मुख्यमंत्री जी मैं लिया हूं, नहीं पढ़ूंगा, वो तो दूसरी बार पढ़ा जाएगा। जब आप रहे हैं, कहाँ जगह में लूट हुई है, कहाँ गोली मारी गई है, मैं सब मंगा लिया हूं, लेकिन मैं उसको उचित नहीं समझता यहाँ पढ़ना। ये 3/8/24 से 19/2/25 तक लखनऊ में जो घटनाएं हुई हैं, बलात्कार की 177, छेड़छाड़ की 122, हत्याएं 167, डकैती, लूटपाट, अपहरण, मारपीट, ठगी, चोरी 427, साइबर क्राइम 23। केवल 3/8/24 से 19/2/25 के बीच में खाली लखनऊ जिले में 916 घटनाएं हुई हैं, जबकि आपका मुख्यालय है, सारे बड़े प्रशासनिक अधिकारी, सारे बड़े अफसर यहीं रहते हैं और सबसे ज्यादा पुलिस फोर्स इसी जिले में लगी होगी। ये घटनाएं आपकी बढ़ी हैं। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि जो मुकदमे हैं, मुकदमे के बारे में आपने बताया है, 2022 में वर्ष अंत तक 1,15,91,109 आईपीसी के अपराध लंबित पाए गए। सत्य केस होने के बावजूद सबूतों के अभाव में 80,413 केस बंद कर दिए गए, जो चले ही नहीं। 92.5% केस पेंडिंग पाए गए हैं।
13,1,38,083 SL अपराध लंबित पाए गए और अपराध सब सत्य होने के बावजूद सबूतों के अभाव में 26,415 केस बंद कर दिए गए हैं। इसका पेंडिंग परसेंटेज 34.9 पाया गया है। वर्ष 2022 में वर्ष के अंत तक न्यायालयों में 15,91,109 बाद IPC के लंबित पाए गए हैं। इसका लंबित परसेंटेज 92.5% है और 16,07,000 अपराध SLL के लंबित पाए गए हैं। इसकी लंबित परसेंटेज इतना है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने तमाम जिलों में, आपने तहसीलों में अपने तरफ से वकीलों की नियुक्ति की है और इसके लिए बड़े बड़े आपके थानों में भी अब विवेचना करने की कमी नहीं है। मैं जिस थाने आता हूं, पहले एक दरोगा रहता था, एक दीवान रहता था, एक मुंशी और 13 सिपाही, और आज उस थाने में 14 सब इंस्पेक्टर हैं और सिपाही 70-80 हैं। जब इतनी संख्या इनकी बढ़ गई तो विवेचना में क्यों विवेचना क्यों नहीं हो पा रही, क्यों ये केसेस पेंडिंग हैं? ये आपको देखना चाहिए। और ये पेंडिंग केसेस से कितना नुकसान है लोगों का। जो मुलजिम हैं उनकी जमानत नहीं हो पा रही है, जेलों में पड़े हैं। जो नहीं मुलजिम हैं वो रोज इधर से उधर दौड़ते हैं, परेशान होते हैं। तो इन पेंडिंग केसेस के बारे में भी मैं बहुत सुझाव दे चुका। कितना मानेंगे कितना नहीं मानेंगे तो आप पर निर्भर है, लेकिन ये हमारे सरकार की कमी है और इस कमी को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ऊपर घमासान चढ़ा हुआ है, देखिए क्यों? हमारे आपके लिए कानपुर बने, यहाँ के कारखाने चलें, उद्योग चलें। जो नाम कभी कानपुर का था, जो प्रतिष्ठा कानपुर की कभी थी, जो लाखों लाख लोगों को नौकरी रोजगार देता था और देश की प्रदेश की अर्थव्यवस्था में अपने आप को और अपना स्थान बनाता था। और आज भी जब सरकार के इतने वर्षों के बाद, नजरअंदाज करने के बाद भी, सरकारों की बेरुखी के बाद भी, कानपुर अपने आप, कानपुर के उद्योगपति, कानपुर के कारोबारी अपनी मेहनत से और तमाम उलझनों के बाद उसके बावजूद भी कारोबार कर रहे हैं। अखिलेश यादव कल कानपुर के दौरे पे थे और ये बयान उन्होंने कानपुर को लेकर दिया। और हम एक चीज़ देख रहे हैं कि अखिलेश यादव आजकल अब जहां मुख्यमंत्री का दौरा होता है वहां की कोई समस्या उस दिन वो अपने एक्स पोस्ट पर करते हैं, समस्या उठाते हैं और अलग अलग शहरों को लेकर वो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। लेकिन जो विधानसभा में जिस बात को लेकर सतीश माना विधानसभा अध्यक्ष इस बात को कह रहे थे कि भाई वो अपमान क्या किया ये बताइए, तो वो समाजवादी पार्टी ने इसे अपमान माना कि मुलायम सिंह यादव को लेकर जो टिप्पणी की थी कि भाई लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं, इसको समाजवादी पार्टी ने नेताजी का अपमान माना। हालांकि बाद में वो मामला निपट गया। ब्रजेश पाठक ने कोई सीधे जनता को आश्वासन देने के बजाय यही समाजवादियों के सिर पर एक और टोपी पहना दी उनको कि भाई अब तुम पहले अपने अस्पतालों को ठीक कर लो फिर हम ठीक करेंगे। तो ये तो गजबे है, मतलब बहुत गंभीर बात है। अगर स्वास्थ्य मंत्री इस बात को कम से कम उनको ये तो आश्वस्त करने चाहिए कि हाँ इस दिशा में हम देखेंगे, प्रयास करेंगे, कुछ करेंगे, कम से कम थोड़ी तो राहत लोगों को मिलती कि हाँ इसमें कहीं कोई प्रावधान हम तलाशेंगे, हम सब मिलकर बैठेंगे, कोई बात करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि पहले समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वहाँ जिनके अस्पताल चलाते हैं वो अपने यहाँ फ्री कर लें, फिर हम देखेंगे। और सरकारी अस्पतालों की बात उन्होंने की कि सब जगह दवा इलाज सब फ्री है। तो सबको पता है सरकारी अस्पतालों की दशा दिशा कैसी है। कुछ अच्छे भी हैं, मेडिकल कॉलेज कुछ अच्छे भी हैं, ऐसा भी नहीं तो सरकारी अस्पताल ना हो तो लोग मुझे लगता है बहुत भयानक दिक्कत में आ जाएं। अब कुंभ को लेकर जो तनातनी हुई और बात सनातन पर आ गई, विपक्ष ने कहा कि सरकार सनातन की आड़ ले रही है और सनातन के पीछे छुपने की कोशिश कर रही है, जबकि सनातन और कुंभ की आस्था पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। लेकिन व्यवस्था अगर गड़बड़ है, अगर नहाने वाले पानी में
जंतु और इंसानी मल है तो सवाल उठेगा। योगी ने क्या जवाब दिया, सुनिए। मुझे अच्छा लगा कि नेता प्रतिपक्ष अब समाजवादी से सनातनी हो गए हैं और उन्होंने अपने सदस्यों को अपने स्वभाव के विपरीत जाकर के टोका भी कि तुम क्या समझते हो जो है सनातन के बारे में, तुम नहीं समझ पाओगे। यानी उनकी बुद्धि से परे का ये विषय है। लेकिन ये स्वागत योग्य है कि आपने इस विषय को समझा है और इसको महत्व देकर के उसके प्रति सम्मान का भाव भी व्यक्त किया है। जो दृश्य इस सदन में देखने को मिला था, आप संविधान की प्रति लेकर के घूमते हैं, लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे हुए मानवभावों के प्रति आप लोगों का दृष्टिकोण क्या है, यह राज्यपाल जी के भाषण के दौरान इस सदन के दृश्य को देख करके हम सहज अनुमान लगा सकते हैं। जो शोर शराबा था, जिस प्रकार की टिप्पणियां की जा रही थी, जिस तरीके से उस समय राज्यपाल जी के प्रति व्यवहार किया जा रहा था, क्या वह संवैधानिक था? आप लोग भाषण बहुत देते हैं, लेकिन आप लोगों का जो वास्तविक आचरण है वह अगर देखना है तो समाजवादी पार्टी का जो मीडिया सेल का सोशल मीडिया का हैंडल है, वह समाजवादी पार्टी की विचारधारा, उनके आंतरिक शिष्टाचार, लोकतंत्र के प्रति उनके विचारों की अभिव्यक्ति का एक ऐसा माध्यम है जिस पे कोई भी स्वस्थ समाज स्वयं लज्जा महसूस करता है और दूसरों को आप उपदेश देते हैं। तो बातें आप लोगों ने कही, आपने कहा कि एक जाति विशेष को वहां जाने से रोका गया, किसी जाति को रोका नहीं गया था। हम लोगों ने तो कहा था जो सद्भावना से जाएगा वो सम्मान से कुंभ में जाए, लेकिन जो सद्भावना से नहीं दुर्भावना से जाएगा तो उसकी दुर्गति भी होगी जरूर, अगर उसने कुंभ में अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया। हां, हमने आपकी तरह आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया, समाजवादी पार्टी की तरह आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया। आपके समय में मुख्यमंत्री को फुर्सत नहीं थी कि उस आयोजन को देख सकें, उसकी समीक्षा कर सकें, और इसलिए उन्होंने एक नॉन सनातनी को कुंभ का प्रभारी बनाया था। लेकिन यहां पर मैं स्वयं इसकी समीक्षा कर रहा था, लगातार कर रहा था और लगातार कर रहा हूं। यही कारण है कि 2013 के कुंभ में जो भी गया उससे अव्यवस्था दिखाई दी, भ्रष्टाचार दिखाई दिया, प्रदूषण देखने को मिला। गंगा यमुना की मां सरस्वती की त्रिवेणी में स्नान करने लायक जल नहीं था और मॉरिशस के प्रधानमंत्री उसके उदाहरण हैं, जिन्होंने स्नान करने से ही इनकार कर दिया था। लेकिन इस बार देश और दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो न आया हो, और लगातार आ रहे हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी भी आए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी आए, भूटान के नरेश भी आए, दुनिया के तमाम अन्य देशों से जुड़े हुए यानी 74 देशों के हेड ऑफ मिशंस भी वहां आए। इन सब ने उस आयोजन में भागीदार बनकर के इस आयोजन को सफल बनाया और पहली बार उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम सभी ने उस आयोजन का हिस्सा बनकर के 74 देशों के लोग जिस आयोजन में भागीदार बन रहे हो, कई देशों के मंत्री जिस आयोजन में हिस्सा बन रहे हो, क्या वह वैश्विक आयोजन नहीं है?
ये महाकुंभ में अगर विश्व स्तरीय सुविधा नहीं होती, अब तक 63 करोड़ से अधिक श्रद्धालु उस महाकुंभ के आयोजन का हिस्सा नहीं बना होता। अभी 2 दिन के बाद महाशिवरात्रि आएगी। आज 24 है, कल 25 और परसों 26 फरवरी तक मेरा अनुमान है कि जिस प्रकार से देश और दुनिया महाकुंभ के प्रति आकर्षित है, यह 65 करोड़ की संख्या पार होगी। और देश और दुनिया का कौन ऐसा व्यक्ति है, भारत के अंदर अगर हम संख्या को देखें, जनसंख्या को देखते हैं तो 144 करोड़ का भारत है। इसमें सनातन धर्मावलंबियों की संख्या 110 करोड़ है। और आपने कहा कि आप बुद्ध को नहीं मानते। मैं तो भारत के हर महापुरुष को सम्मान देता हूं जिसने भारत के अंदर जन्म लिया है। मैं बुद्ध को ही मानता हूं, जैन को ही मानता हूं। महावीर जैन की परंपरा को, ऋषभ देव से लेकर के महावीर जैन तक की परंपरा को, सभी तीर्थंकरों के प्रति भी सम्मान का भाव रखता हूं। सनातन धर्म के साथ साथ बौद्ध तीर्थ स्थलों का भी पुनरुद्धार और सुंदरीकरण के कार्यक्रम को हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ कर रहे हैं। तो बहुत सारी बातें हुई और समाजवादी पार्टी पर अभद्रता का आरोप मुख्यमंत्री ने लगाया। वो बयान भी बड़ा दिलचस्प है और इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि भाई जो 13 का कुंभ था उसमें बहुत ख़राब स्थिति थी, पानी बहुत ख़राब था। तो क्या ये काउंटर अटैक है जो एनजीटी की रिपोर्ट को लेकर विपक्ष हमला कर रहा है? इसी बात पर आज हम चर्चा करें, लेकिन हमारी चर्चा का जो केंद्र बिंदु ये है कि मूल मुद्दे, इसे माता प्रसाद पांडे नेता प्रतिपक्ष, थाना और चौकियों और तहसीलों की हालत बुरी है ये उन्होंने बताया कि काम नहीं हो रहा आम जनता का। बिजली की समस्या को उन्होंने सामने रखा। समरपाल सिंह कह रहे हैं कि भाई जो प्राइवेट डॉक्टर अस्पताल फीस बहुत वसूल रहे हैं। तो जो कोर मुद्दे हैं, क्या कोर मुद्दे सनातन के पीछे छिप गए क्या? या जैसा विपक्ष कह रहा है कि सरकार सनातन के पीछे छिपकर सब कुछ बताना नहीं चाहती? ये बहुत 2-3 बड़े मुद्दे हैं। हमारे साथ चर्चा में स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज महामंडलेश्वर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत महाराज जी। मनीष शर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं। वरिष्ठ पत्रकार हयात उमर हमारे साथ जुड़े हैं। बीजेपी के प्रवक्ता शमसी आज़ाद साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत। और संदीप मिश्रा हमारे वरिष्ठ सहयोगी, लगातार जो विधानसभा को कवर कर रहे हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। संदीप मिश्रा, चूँकि आज आपने पूरे दिन विधानसभा को कवर किया और लगातार जब से सत्र शुरू हुआ है आप कवर कर रहे हैं विधानसभा को, ये सुअर, गिद्ध, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल क्यों करना पड़ा या क्यों हुआ? क्योंकि अगर आप संसद में देखते हैं तो इस तरीके के शब्द कार्रवाई से निकाल दिए जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कार्रवाई से नहीं निकाले गए। और मुख्यमंत्री ने किसको ये सुअर, गिद्ध कहा? क्योंकि जो स्थिति है, जो एनजीटी की रिपोर्ट है या जो एनजीटी ने फटकारा उत्तर प्रदेश के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को, उसका आधार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट है और वो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो गंदगी देखने वाले कौन सुअर हैं? और क्या जो लोग मर गए, जो भगदड़ में मरे, दिल्ली के स्टेशन पर मरे, अपने प्राण गंवाए, तो गिद्ध कौन है? ये भी एक बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है। और क्या कहना वो चाहते थे मुख्यमंत्री, क्या संदेश देना चाहते थे? संदीप। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जब भाषण शुरू होता है और वो अपने वक्तव्य में साफ तौर पे कहते हुए नजर आते हैं कि जिस तरीके से
सदन संचारी रूप से चल रहा है, इसके लिए उन्होंने धन्यवाद दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने एक दुख व्यक्त किया कि राज्यपाल जिसका जब संबोधन होना था उस समय जब विपक्ष जो है लगातार हंगामा कर रहा था, हालांकि मात्र 15 मिनट ही राज्यपाल महोदय ने अपना भाषण जो है दे पाई थी, इससे काफी ज्यादा नाराज दिखे आज साफ तौर पे, और ये नाराजगी साफ तौर पे उनके चेहरे पे दिखी भी। इसके बाद जब माता प्रसाद पांडे ने जब सवाल उठाए हैं तो कुंभ को लेकर के भी सवाल उठाए। उस कुंभ में जब सवाल उन्होंने किया तो उसके बाद से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जब संबोधन होता है तो उन्होंने साफ तौर पे इन शब्दों का प्रयोग करते हुए नजर आए हैं आज विधानसभा में। हालांकि जिस तरीके से उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया है वो जाहिर करता है कि जिस तरीके से इशारा समाजवादी पार्टी की तरफ करते हुए नजर आ रहे थे, और उसी कड़ी को लेकर के ये चर्चाएं जो है वो शुरू हुई थी। क्योंकि कहीं ना कहीं जो गिद्धों की बात कही गई है उनको दिखता नहीं है, कुछ लोगों को गंदगी दिख रही है, कुछ लोगों को दिख रहा है। तो सनातन धर्म को लेकर के और कामों को लेकर के अगर हम तुलना जिस तरीके से करते हुए नजर आ रहे थे कि जो काम है उत्तर प्रदेश के, वो काम कहीं ना कहीं सनातन के नाम पर छुपते जो है चले जा रहे हैं, ये बात कहना था माता प्रसाद पांडे का। लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं जो है वो राजनीति करते नजर आए। उन्होंने, माता प्रसाद पांडे ने ये भी कहा कि आप बौद्ध को नहीं मानते, तो उन्होंने कहा कि मैं सभी धर्मों को मानता हूं, मैं सभी को स्वीकार करता हूं, मैं चाहे निषाद हो उनकी भी मूर्ति मैंने बनाया है, निषाद राज की भी मूर्ति मैंने बनाया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने भाषण में करते हुए नजर आए। लेकिन महत्वपूर्ण बात है, ऐसी भाषा शैली का प्रयोग करना एक विधानसभा में ये निश्चित तौर पे गलत है। इससे पहले अगर हम बात करें तो जब शुरुआत होती है विधानसभा की आज की, तो ब्रजेश पाठक के जो बयान होते हैं उस बयानों के बाद से हंगामा भारी देखने को मिलता है। संदीप, मैं ब्रजेश पाठक के बयान पर आ रहा हूं, उससे संबंधित सवाल मुझे पूछना है आपसे। वास्तव में ये जो जनता के कोर मुद्दे, आज हमारी चर्चा भी संदीप इसी पर है कि जो जनता के कोर मुद्दे हैं, क्या वो भाषणों के खेल में डिरेल हो रहे हैं क्या? आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। और ब्रजेश पाठक वाला मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण था। समरपाल सिंह पुराने विधायक हैं, उन्होंने अगर ये कह दिया कि भाई प्राइवेट डॉक्टर बहुत फीस वसूल रहे हैं, तो सरकार को कुछ ना कुछ तो कहना चाहिए कि ठीक भाई कोई कमेटी बनाएंगे, देखेंगे। तो पहले तो पाठक जी ने सीधे ही कह दिया कि भाई समाजवादी पार्टी के लोग अपने अस्पतालों में फ्री कर लें, और फिर ये मुलायम सिंह वाला बयान। संदीप, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मुलायम सिंह के बयान पर जब हंगामा होता है तो एकाएक सब उग्र हो जाते हैं। साफ तौर पे उनका जो विपक्ष के जो नेता होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो मलिक हैं, उनका कहना था, इसके साथ ही साथ में संग्राम सिंह से मेरी बात हुई थी, उनका कहना था, कई लोगों का कहना था कि सरकार खुद नहीं चाहती है कि सदन प्रॉपर तरीके से चल सके। कहीं ना कहीं जो मुद्दे उठाए जाते हैं उन मुद्दों को गुमराह कर दिया जाता है, उन मुद्दों को भटका दिया जाता है। उसके बाद से नया मुद्दा कहीं ना कहीं जो टोल पकड़ लेता है, कहीं ना कहीं उससे जो है नुकसान होता है, और जो सत्र चल रहा है उसका नुकसान होता है। ये बात कहते हुए नजर आए। हालांकि जिस तरीके से बजट पे चर्चा होनी थी उस पे, और इसके साथ ही साथ में बजट पे चर्चा देर शाम होती रही है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से देखा जाए शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात कर ले, या हम मेडिकल के क्षेत्र में जब चर्चाएं हो रही थी, तो मेडिकल के क्षेत्र में जब उन्होंने सवाल खड़े किए कि प्राइवेट जो संस्थान है वो ठीक ठाक फीस जो है वसूल लेते हैं एक व्यक्ति से, तो जाहिर सी बात है ऐसे केसेस बहुत से देखने को मिले हैं उत्तर प्रदेश में खास तौर पे। और कहीं दूर ना मत जाइए, कहीं मेदांता हॉस्पिटल की बात कर ले, जब इनकी सरकार के मंत्री जो हैं आरोप लगाते हुए नजर आए, लेकिन हालांकि उस हॉस्पिटल पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक मंत्री ने, कई मंत्रियों ने अब तक जो है इस पर चीख चीख के चिल्लाते हुए नजर आए। ओपी राजभर जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में सहयोगी मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर कार्रवाई नहीं देखने को मिली। हालांकि आज भी यही सारे प्रश्न उठाए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन बातों को बदल दिया गया और फिर नया जो है तर्क सामने निकल करके आ गया, जिसके बाद हंगामा शुरू हुआ और 2 घंटे के लिए विधानसभा को स्थगित कर दिया गया। उसके बाद से फिर विधानसभा दोबारा शुरू होती है तो आपस में फिर शांति हो जाती है। लेकिन महत्वपूर्ण बातें यह है कि जो जमीनी हकीकत पे जो काम होने चाहिए, जो हॉस्पिटल की जो सेवाएं होनी चाहिए, उनको संचारी रूप से चलने के लिए सरकारी हॉस्पिटल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और संदीप माता प्रसाद पांडे ने बहुत कोर इश्यूज उठाए कि थानों में विवेचनाएं बढ़ रही हैं, रिपोर्ट लिखी नहीं जा रही है, थानेदारों की फौज है, सिपाहियों की फौज है, तहसील में सुना नहीं जा रहा है। जनता के, आम जनता के तो यही मुद्दे हैं ना संदीप, कि थाना, चौकी, तहसील, गांव के लोगों के यही मुद्दे हैं।
बिल्कुल दुर्गेश जी, देखिए साफ बात है कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कभी जब जो अपना एक जनता दरबार लगाते हैं तो जनता दरबार में सबसे ज्यादा केसेस जो होते हैं वो इन्हीं सबके थाने और तहसील स्तर के यही सारे केसेस वहां पे देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे साफ जाहिर होता है कि जब जमीन पे काम नहीं हो रहे हैं तब व्यक्ति जो है सीएम आवास पे जाता हुआ नजर आ रहा है, वहां पे जनता दरबार में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो वही सारे प्रश्नों को आज माता प्रसाद पांडे ने उठाया था। साफ तौर पे उन्होंने अपनी एक तहसील की बात की थी जहां से वो आते हैं, यानी कि सिद्धार्थनगर से माता प्रसाद पांडे आते हैं, और उन्होंने उस सिद्धार्थनगर की चर्चा की। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों की भी चर्चा उन्होंने की, लेकिन इन सब पे कहीं ना कहीं जो सवाल उठे थे उन पर जो है पानी फिरता हुआ नजर आया। वजह साफ रही कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जब भाषण शुरू होता है तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमने तो भर्तियां की हैं, यानी कि हमने जो है महिलाओं को भी इसमें 20% लाने की बात कही है, और हमारे स्तर पर जो बेहतर काम है वो होते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने यूपी को किस तरीके कहां पे नंबर 1 बताया है, वो सारी चीजें उन्होंने गिनाते हुए नजर आए हैं। ठीक है, बहुत कानून शुक्रिया। व्यवस्था पर भी उन्होंने बोलिए संदीप, कंप्लीट करिए बहुत जल्दी से। जी, कानून व्यवस्था पर भी उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमने बेहतर काम किया है, और उन्होंने जो इनकाउंटर हुए हैं उनको भी गिनाया है कि कितने इनकाउंटर हुए, कितने लोगों को हम लोगों ने जो है जेल पहुंचाने का काम किया है। वो सारी बातें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने भाषण में करते हुए नजर आए हैं। बहुत शुक्रिया संदीप, हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों को आपने दी। तो संदीप मिश्रा बता रहे हैं कि बहुत सारे जो कोर इशूज हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे जवाब सीधे जनता को ना मिला और कहीं ना कहीं वो डाइवर्ट किए गए। एक ब्रेक ले रहा हूं और चर्चा आज हमारी इसी पर ही है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। जनता के मुद्दे, डिरेल भाषणों का खेल आज चर्चा कर रहे हैं। विधानसभा में आज मुख्यमंत्री ने कहा कि जो जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूर्ति देखी तैसी, जो गिद्ध थे उन्हें लाशें दिखी, जो सुअर थे उन्हें गंदगी दिखी, जिनको भगवान देखना था भगवान दिखे, जिसको आस्था देखनी थी वो आस्था देखा। इसको लेकर बवाल मचा हुआ है और लगातार ये कहा जा रहा है कि ये संसदीय नहीं है। इसी विषय को साथ में हमारी जो चर्चा का मूल वो ये है कि अगर आप पूछिए आम के फल कब लगेंगे तो बताया जाता है कि मखाना अब बहुत जल्दी आने वाला है। तो ये ट्रेंड जनता के लिए कितना घातक है। जनता के मुद्दे विधानसभा संसद में डिरेल होते हैं और राजनीतिक दल अपने अपने हित अपने अपने एजेंडे पर काम करते हैं। जनता का हित इनके लिए कहते हैं चुनाव में कि जनता का हित करें, लेकिन होता नहीं है। सीधे रुख मेहमानों का हमारे साथ मेहमानों का पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। वरिष्ठ पत्रकार हयात उमर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, रोहन सिंह समाजवादी कांग्रेस के नेता हैं वो जुड़ चुके हैं, बीजेपी के शमसी आज़ाद हैं, हयात उमर, मनीष शर्मा और स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज हैं, सारे लोग जुड़े हुए हैं। मेरा सवाल शमसी आज़ाद से है। शमसी आज़ाद, कौन सुअर है कौन गिद्ध है, इस तरह की भाषा क्यों इस्तेमाल करनी पड़ी? भाई अगर कोई एजेंसी केंद्र सरकार की है वो कह रही है कि जानवरों का मल है उसमें रिपोर्ट का हवाला देकर, तो क्या सुअर हो जाएगी, गिद्ध हो जाएगा? किसके लिए कहना पड़ा मुख्यमंत्री जी को? प्रणाम आपको, नमस्कार, आपके चैनल के सभी दर्शकों को और चर्चा में भाग ले रहे अपने सभी भाइयों को। महाकुंभ पर लगातार जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप प्रत्यारोप, जब हमारे ख्याल से महाकुंभ की तैयारी चल रही थी उसी वक्त से ही अखिलेश यादव और उनकी टीम लगातार लोगों को भ्रमित करने का काम, लोगों के बीच में झूठ फैलाने का काम, अव्यवस्था पर बात, यहाँ तक कि उन्होंने उन खंभों के भी फोटो दिखलाई थी जो तैयारी के पहले की थी कि अभी तक भाई बिजली भी नहीं लग पाई, अभी तक खंभे सिर्फ लगाए गए। तो ये सारी बातें टेंट नहीं बने। लेकिन जिस तरीके का सफल आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पर किया है कि 60 से 65 करोड़ लोगों को यहाँ पर स्नान कराया है, आप समझ सकते हैं कि विश्व में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं जो पूरी तरीके से 65 से 70 करोड़ लोगों के लिए व्यवस्थित ढंग से काम कर सके। उसके बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार ने समुचित साधन होते हुए, समुचित समय में, वक्त को बिना बर्बाद किए हुए और हमारे ख्याल से
अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से ये महाकुंभ जो है एक सफल आयोजन के रूप में पूरे विश्व में आज जाना जा रहा है, जिसमें 74 देशों को लोगों ने आकर यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाई, मन को शांति मिली। अब उस बीच अगर अखिलेश यादव जी का बयान इस तरीके का आता है तो बिल्कुल साफ मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिसकी जैसी नीयत होती है उसको भगवान वैसे ही रूप में दिखाई देते हैं। तो भाई गंदे लोगों को गंदगी दिखाई, जिस तरीके से मक्खी का काम होता है कि पूरे जिस्म की खूबसूरती को छोड़कर जहां पर गंदगी होती है मक्खी वहीं पर भिनभिनाती है, ये सबके सामने की बात है। बहुत छोटा सा उदाहरण है। तो रही सही बात अगर देखी जाए तो समाजवादी पार्टी के नेताओं की भी यही बात है, खुद जाएंगे नहीं गंगा स्नान करने के लिए भी अगर अखिलेश यादव जी जाते हैं तो उसी पानी में तो नहा कर आए हैं। उनको पता था कि इतना गंदा पानी है तो उनको स्नान नहीं करना चाहिए था, लेकिन वहां पर भी राजनीति आप अगर वो स्नान नहीं करते शमसी आजाद तो आप कहते हो सनातन विरोधी है। वो तो सनातन समर्थक दिखाने के लिए उनको गंगा जी में त्रिवेणी में डुबकी लगानी पड़ी। आप कहते कि लो भाई ये नौ सनातनी है। इसका मतलब है कि अखिलेश यादव ने पॉलिटिकल स्टंट किया आपके कहे अनुसार। नहीं, हमारे कहे के अनुसार क्या आप कहते कि नहीं लगानी चाहिए, मैं कह रहा हूं अगर नहीं लगाते तो आप कहते हो सनातनी नहीं है, तो भाई उनको साबित करना पड़ा ना सनातनी है। पानी वहां पर लाशों का अंबार दिख रहा है, मलमूत्र उसके अंदर दिख रहे हैं, तो नहाते वक्त तो उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही थी। लाशों का अंबार तो बाद में उनको दिखा, लाशों का अंबार तो बाद में दिखा उनको। बोलिए 20 दिनों के बाद जो है 20 दिनों के बाद आरोप लगा रहे और उसके बाद भी वहां पर गए हैं, तो हमारे ख्याल से आस्था उनकी ये नहीं थी कि हमको गंगा में स्नान। अच्छा शमसी आजाद ये बताइए, संसद और विधानसभा, संसद और विधानसभा बड़े मतलब बड़े प्रतिष्ठित स्थान होते हैं, क्या वहाँ इस तरह की बात करनी चाहिए क्या? और वो भी संसद में अगर इस तरह की कोई सामान्य सी बात भी हो जाती तो उसको संसदीय कार्रवाई से निकाल दिया जाता है। विधानसभा में ऐसा किया भी नहीं गया है। गिद्ध सुअर इस तरीके की बातें क्या संसदीय हैं क्या? ये नहीं संसदीय तो नहीं है, लेकिन देखिए कहा गया ना कि जो जैसा होता है उसको वैसे ही जवाब देना पड़ता है। अब अगर और कोई भाषा का इस्तेमाल किया जाता तो शायद हमारे ख्याल से जो विरोधी उनकी समझ में ना आता। भाई गंदगी की बात अगर की जाएगी तो किसको गंदगी दिखती है? आप बताइए ना कि आपके आसपास के लोग भी गए होंगे प्रयागराज में स्नान करने के लिए, क्या सबने शिकायत की वहां पर? क्या सबने बताया कि वहां पर लाशों के अंबार थे? क्या सबने वहां पर मलमूत्र की बात की? तो ये जो है आस्था के बदनाम करने की बात हमेशा से स्वामी प्रसाद मौर्य जो उनकी पार्टी में थे जब तक थे तब तक उन्होंने सनातनियों का विरोध किया, जब तक थे तब तक कभी सीता मैया पर, कभी जो रामायण पर, कभी मंदिरों पर। इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर मंदिरों को देश का एक बड़ा तबका, शमसी आजाद, देश का एक बड़ा तबका जो खासतौर पर दलित वर्ग से आता है वो बुद्धिज्म को मानता है और वो कहता है कि जो ये अपर कास्ट के लोग हैं खासतौर पर ब्राह्मण, इनका कब्जा है इस पर, धर्म पर, मंदिरों में उन्हें घुसने नहीं देते, इसलिए वो रिएक्ट करते हैं। एक विचारधारा ये भी है देश में। रोहन सिंह की तरफ रुक करेंगे, कांग्रेस के नेता हैं हमारे साथ। आप बताएं सर, मेरे सवाल का जवाब दे दे कि महाकुंभ का स्नान हुआ, क्या वहां पर कोई जाति विशेष का काम किया गया था कि वहां पर दलित नहीं जाएंगे? ऐसा था वहां पर? महाकुंभ में तो नहीं किया गया ऐसा, महाकुंभ में नहीं किया गया, लेकिन ऐसी धारणा बनाकर रखी गई या ऐसा है, दोनों चीजें मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कहने की स्थिति में नहीं हूं। गंगा जमुना त्रिवेणी में स्नान करने नहीं गए, वहां अपने पिता की जो है मूर्ति पर माल्यार्पण कर राजनीति करने के लिए गए थे, ये भी सबको पता है। ठीक है, रोहन सिंह की तरफ में हम रुक करते हैं। रोहन सिंह, हमारा आज हम आज किसी की राजनीति पर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं जरा जनता के वकील बनकर मैं जनता की बात कर रहा हूं कि अगर ब्रजेश पाठक से समरपाल ने कहा कि भाई प्राइवेट अस्पताल लूट रहे हैं, तो मंत्रिमंडल के कई मंत्री भी कह चुके हैं कि लखनऊ का एक प्राइवेट अस्पताल मेदांता लूट रहा है। इस तरह के बहुत सारे अस्पताल हैं। अगर माता प्रसाद पांडे कह रहे हैं कि थानों में रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही, विवेचनाएं लंबित हैं, चौकियों का हाल बुरा है, तहसील बुरा है, तो अगर हम सवाल आम का पूछेंगे तो हमें इमली बताया जाएगा, कहा जाएगा सनातन का अपमान है। दुर्गेंद्र भाई, मतलब आप तो इतने बड़े हैं, तजुर्बेकार आदमी हैं, आपने इतने सालों से देखा है कि ये कैसे गोल पोस्ट शिफ्ट करते हैं, और ये एक तरीके की कम्युनिकेशन ट्रिक है कि वो जब उनसे आम पूछा जाए तो इमली बताएंगे, चीन पूछा जाए तो जापान बताएंगे, और सनातन धर्म, हिंदू धर्म, भारत का अपमान, यही इनके ढाल। इन्होंने नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछिए तो भारत सरकार से आप सवाल पूछ रहे हैं, भारत के अस्मिता को चोट पहुंचा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी से सवाल पूछिए तो सनातन धर्म के, तो एक तरीके का इन्होंने एक कवच तैयार कर लिया, एक ढाल। नहीं, मुख्यमंत्री ने रोहन मुख्यमंत्री ने यह भी कहा सदन में, पिछले जब शुक्रवार को जो सदन था उसमें उन्होंने इस बात को कहा कि भाई सनातन को मत कोसो, व्यवस्था पर सवाल उठाओ, ये कहा मुख्यमंत्री ने खुद। दुर्गेंद्र भैया, बात ये है, जब ये लोगों ने पूछा, बोला,
पत्रकारों ने बोला, स्वयं एनजीटी ने दिया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, सीपीसीबी को, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने उसको रिपोर्ट सबमिट की, एनजीटी ने सरकार को उसमें आड़े हाथों लिया। उसके बाद इन्होंने कहने को पता चला कि इन्होंने 12 तारीख का सैंपल भिजवा दिया था, 12 जनवरी का उस पे इन्होंने यूपीसीबी का रिपोर्ट लगा दिया। मतलब कितने तरीके से तरकीबेबाजी करी गई। मैं तो इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ। मैंने 2013 का कुंभ देखा है, उससे पहले के भी कुंभ हमारे घर में, पूरे परिवार में कुंभ तो सालों से हो रहा है। हमेशा लोग आते, इतने विदेशी आते, इतने मतलब अलग तरह का चीज ही है कुंभ, अद्भुत चीज है। पूरे मानव इतिहास में कहीं ऐसी जगह कोई ऐसा मेला लगता हो जहां पे इतने लोग एक जगह पे एक नदी में नहाने के लिए इकट्ठा हो। धर्म की बात को अलग छोड़ दे, अब धर्म है, माँ गंगा है, हम तो उनके तीरे बसते हैं, तो हम तो उनकी महत्व को जानते हैं, वो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कुंभ का राजनीतिक प्रयोग करने का असफल प्रयोग किया है, असफल प्रयास किया है, वो अद्भुत है ना। आप समझिए कि मिसमैनेजमेंट के तो अलग ही आयाम पर पहुंचाया। हम लोगों ने देखा इलाहाबाद में 6 स्टेशन और 6 का नाम प्रयागराज, सारे स्टेशनों के नाम क्या कि इन्होंने प्रयागराज कर दिया। बाहर का आदमी आगे भटक रहा, कौन वाले प्रयागराज में जाना है। खोया पाया केंद्र के ऊपर बड़ा सा गुब्बारा लगा करता था पहले हीलियम का, अभी वो गुब्बारा गायब कर दिया। लोग मेले में खोया पाया केंद्र को ढूंढ रहे हैं। ये स्थिति किया सड़कों को बीच, पूरी जितनी बीच में कट होते हैं जहां से निकल के जाया जा सके, उन सारे कटों को बंद कर दिया। उसके बाद जिनको मतलब 1 किलोमीटर पहले गाड़ी घुमानी, वो 6 किलोमीटर दूर बालसन जाके घुमा रहे हैं, पूरे शहर में जाम लगा दिया। आज के दिन भी लोग पीड़ित हैं। तो आप समझिए कि अधिकारी बोलना नहीं चाहते मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री को लगता है कि पहली बार कुंभ हो रहा है। एक्चुअली ये सोच का भी फर्क है कि इनको ये चीज लगती है कि हर चीज जो हो रही है वो पहली बार हो रही है। जो इन्होंने किया है न भूतो न भविष्यति, वो न भविष्य में कोई कर पाएगा, न भूत में किसी ने किया है। एक तरीके का नार्सिसिज्म है, खुद के प्रति आत्ममोह की, आत्ममुग्धता की बात है। अगर रियलिटी पे देखेंगे, रियलिटी कसौटी पे परख के देखेंगे, तो आप तो सवाल ये भी पूछेंगे ना साहब कि जो 58 करोड़ 60 करोड़ का आंकड़ा है, इसको कैसे आपने गिना? ठीक है, जब आप मृतकों की संख्या बताने में 3-3 दिन लगा देते हैं, जबकि केंद्र के लोग ट्वीट कर देते हैं, तब आप यहाँ से शुरुआत करते हैं बताना। आप मुख्यमंत्री, ठीक है रोहन, मैं लौटूंगा चूंकि वक्त अब थोड़ा सा बचा है, बाकी लोगों को भी लेना है। मुख्यमंत्री का वो बयान हमारे इस कार्यक्रम में मिस कर रहा था, जिसको लेकर विपक्ष ने काफी एतराज जताया, जरा वो सुना दिया जाए। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि भाई गरीबों को रोजगार मिला है, जो उद्यमी थे, उद्योगपति थे, उनको धंधा मिला है, जो जिसने चाहा उसको मिला। ये अद्भुत है। फिर इस बयान में दिक्कत क्या है? प्रकाशानंद महाराज जी हैं हमारे साथ, लगातार कुंभ में बने रहे। महाराज जी, कुल मिलाकर अब कुंभ समापन की ओर है, 2 दिन शेष हैं। इतनी धुआंधार तरीके से लोग आए, करोड़ों करोड़ लोग, दुनिया में बिल्कुल भारत का डंका बजा। पहले भी महाकुंभ होते रहे हैं, लेकिन इस बार सरकार दावे कर रही कि ना भूतो न भविष्यतो। ऐसा लग रहा है कि यही कुंभ है। तो वास्तव में मुख्यमंत्री जी ने जो कहा, वो बात उन्हें क्यों कहनी पड़ी? ऐसी कौन सी पीड़ा उनके मन में आ गई? या व्यवस्थाओं पर अगर सवाल उठाना सनातन का अपमान है, तो फिर ये कहाँ तक ठीक है? प्रकाशानंद महाराज, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा वो अभी संसदीय है, और जो विपक्ष ने कहा यह मृत्यु बंगाल है, महाकुंभ जैसा कोई शब्द नहीं है, यही समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा।
कि भाई महाकुंभ होता ही नहीं है। उसने कहा, ममता बनर्जी ने कहा कि ये मृत्यु कुंभ हो गया। तो दोनों असंसदीय है, क्योंकि कुंभ कोई छोटा मोटा पर्व नहीं है, सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व है और सबसे पुराना पर्व है, जो समुद्र मंथन से चला आ रहा है। मुगल आए, आजम आए, दुनिया के पर्व सब रुका, लेकिन कुंभ आज तक कभी रुका नहीं, ना शाही स्नान कभी रुका। सभी ने कराया, सभी ने समर्थन किया, क्योंकि यह संतों का, नागाओं का, साधुओं का और सभी सनातनियों का यह पर्व है। तो और पूरे देश दुनिया में जितने सनातनी होते हैं, सभी लोग प्रयास करते हैं कि इस कुंभ में जाकर के डुबकी लगाएं। जहां तक पानी की गंदगी का सवाल है, अभी कई चैनलों ने जाकर के रियलिटी टेस्ट किया, लोगों के बोतलों में जो लेकर के जा रहे थे, पानी एकदम साफ है वहां पर। अब मान लिया उसकी गुणवत्ता और वह तो वैज्ञानिक जांच का विषय है, लेकिन हम लोग रोज गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, रोज त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे हैं, क्योंकि हम लोग रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में डुबकी लगाने के बाद ही अपना सब काम क्रिया प्रारंभ करते हैं। तो हम लोगों को कहीं गंदगी नहीं दिखा। सच्चाई यही, हम लोग किसी दल के नहीं है, ना तो भाजपा के हैं ना किसी और दल के हैं। जो सच है उसके साथ संत हमेशा खड़ा रहता है। हम लोग को कहीं गंदगी नहीं दिखी। कई लोग अब आते हैं, जब श्रद्धा से भाव से आएंगे तो गंदगी नहीं दिखेगा। अब कोई उसमें राजनीतिक करने आएंगे, रियलिटी चेक करने आएंगे, घर जैसा पानी चाहेंगे, सब कुछ चाहेंगे, तो उसे गंदगी दिखाई देगा। सही मुख्यमंत्री जी ने कहा, जो जिस भावना से आए, भगवान राम जब आए तो जिसकी जैसी भावना थी वैसे देखे। जो भक्त थे उन्होंने भगवान दिखाई दिया, जो वीर थे उनको महावीर के रूप में दिखाई दिया, जो राजा थे उनको महाराजा के रूप में दिखाई दिया। उसी प्रकार कुंभ में जो श्रद्धा लेकर के आए उन्हें खूब बढ़िया डुबकी लगाई। जो यह श्रद्धा के साथ आए उनको वहां गंदगी दिखाई दिया, सब कुछ दिखाई दिया। लेकिन सफाई के मामले में एक बार और मैं बताना चाहूं कि जब से मोदी जी आए हैं, पूरे देश की साफ सफाई में ट्रेन में देखता हूं। अगर उनकी माता पिता कुछ फेंकना चाहते हैं, 3 साल की बच्ची बोलती है लाओ मैं डस्टबिन में डाल देता हूं। यह लोगों की मानसिकता हुई, मोदी जी ने यह सभी के लोगों में मन भरा। तो सफाई इतनी बढ़िया रही, इतने लेटरिन बाथरूम के इंतजाम किए, जो हमको लगता है कई हजार तो उपयोग में ही नहीं आया होगा, इतने दूर तक लगाया गया। क्योंकि मैं नवंबर से वहां हूं और अभी तक हम लोग यहां पर डटे हुए हैं। तो ये जो कर रहे हैं कि अब शौच बाहर में किया जा रहा है, किसी को फोटो खिंचवाना हो, रील बनाना हो, वो अलग बात है। इतने शौचालय वहां आज भी पड़े हुए हैं। आप अगर जाके आप अपने पत्रकार को भेजे रियलिटी चेक करने के लिए, तो उसको यूज ही नहीं किया गया, खाली पड़ा रहा। और इतनी बड़ी जब व्यवस्था होती है तो कुछ थोड़ी तो बहुत व्यवस्था हो सकती है, उसमें हम लोग नहीं करते हैं। जैसे 29 तारीख की घटना, बहुत बड़ी घटना हो गई, कई लोगों के मौत हो गए, कई घर के दिए बुझ गए, तो उस घटना का हम लोग निंदा करते हैं। हम लोगों ने इसलिए पैदल स्नान किया, रथ का उपयोग नहीं किया। हम लोगों को भी बड़ा दुख हुआ, योगी जी को भी बड़ा दुख हुआ। उन्होंने हम लोग को फोन किया कि अब क्या किया जाए, रोक के कहा कि अब सनातन की सम्मान के लिए और नियम का पालन करने के लिए आप लोग एक छोटी सी टुकड़ी में जाएं और स्नान करके आए और उस मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी करें। ऐसा नहीं, योगी जी को भी उतना दुख था जितना हमें दुख था, जितना सभी सनातनियों को दुख था। केवल दुख उसको नहीं था जो उनकी चिता पर रोटी सेकना चाहते थे विपक्ष वालों को, उनको कोई तकलीफ नहीं लगा कि हमारे लिए बहुत बढ़िया है, अग्नि जल गई, इसी में रोटी सेक लिया जाए। जहां संतावना देना था लोगों को, वहां पे वह घाव में नमक डालने का काम किया विपक्ष के लोगों ने। बाद में उसकी चर्चा की जा सकती थी, उस समय लोगों को संतावना दिया। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि यहाँ लोगों को मोक्ष मिल गया। मैंने कहा कि भैया किसी का बेटा मर जाए और उसे कहा जाए मोक्ष चाहिए, स्वर्ग चाहिए, क्या चाहिए, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, उसे मोक्ष नहीं चाहिए। महाराज जी, ये भी तो गलत है ना कि भाई धीरेन्द्र शास्त्री एक तो संत नहीं है, उन्हें संत कह के मतलब सरकारी कार्यक्रमों में भी संत कह के उनको स्थापित किया था, वो कतई संत नहीं, वो कथावाचक हैं। तो ये आपकी फैटर्निटी की भी दिक्कत है, एक अलग चर्चा है, किसी दिन हम करेंगे। लेकिन अब चूंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है और आज हम अपने 2 वरिष्ठ साथियों को समय बिल्कुल नहीं दे पाए हैं। मनीष शर्मा, बहुत माफी के साथ मैं आ रहा हूं आपके पास बहुत जल्दी में, कि ऐसी परिस्थितियां, हमारा वही मुद्दा है कि मूल मुद्दे डिरेल हो रहे हैं। माता प्रसाद चौकी थानों की बात कर रहे हैं तो जा रहा है कि भाई सनातन का अपमान है, गिद्ध आ गए। समरपाल बात कर रहे हैं कि भाई स्वास्थ्य की स्थिति बहुत गड़बड़ है, वो कह रहे तो अपने अस्पतालों में कर लो भाई। ये कैसे चलेगा भाई? ये विधानसभा किसके लिए है? जनता के लिए है, इन नेताओं के लिए है, इनको मौज मारने के लिए है, सांसद विधायकों के लिए है, पक्ष विपक्ष चाहे जो कोई हो, मैं सभी को कह रहा हूं। नहीं, देखिए, मेरा तो इसमें बस आपसे ये कहना था कम समय में ही अपनी बात को, कि बेसिकली देखिए इस सरकार का एक आप ये जो खास करके मोदी ईरा जो है और उसके बाद जो योगी ईरा है,
उस पूरे दौर में आप देखेंगे कि आप आमतौर पे उन्होंने आलोचना को, वो संस्थाओं आलोचना को बर्दाश्त करने की या आलोचनाओं को दूसरी दिशा में शिफ्ट करने की प्रवृत्ति में 1000 गुना वृद्धि आपको आमतौर पे दिखेगी। इसीलिए आप देखेंगे कि जब आप सरकार की आलोचना करते हैं तो वो देश की आलोचना में बदल जाती है। जी, जब आप कुंभ में जब अव्यवस्था की बात करेंगे तो वो सनातनियों पे अटैक की तरह देखा जाने लगता है। जब आप रोजगार की बात करेंगे तो वो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करने लगेंगे। जब आप महंगाई की बात करेंगे तो वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करने लगेंगे। तो आप इस चीज को अगर देखें इस रूप में कि इसीलिए आप देखिएगा वो योगी जी जो भाषण दे रहे थे, जिसकी जो भावना, तो योगी जी की जो भावना है वो हर चीज को रिलीजियस मामले में शिफ्ट करना, हिंदू धर्म पे हमला के बतौर देखना, सनातनियों पे हमला के बतौर देखना, माँ गंगा पे हमला के बतौर देखना। तो मेरा ये कहना है कि ये जो चल रहा है इस दौर में, ये एक मोदी योगी दौर का कल्चर है, जिसमें आप देखेंगे कि उसी भाषा में वो बात भी कर रहे हैं। ये कोई वो वही नहीं कर रहे हैं। आप देखेंगे कि कभी मोदी जी ने कहा था कि कुत्ते भी दब जाते हैं गाड़ी के नीचे तो दया आती है, वो होता है। या उनके नेता खास धर्म को कपड़े देख करके पहचानने लगते हैं। जब आप उर्दू पे बात करेंगे तो उसको इस्लाम से जोड़ने लगते हैं। तो ये जो पूरा इनका आप देखेंगे जो पूरा तरीका है बात करने का, आमतौर पे वह विपक्ष को एक आलोचना के बतौर, आलोचक के बतौर देखने के बजाय उसको दुश्मन की तरह उसके साथ व्यवहार करना और उस पे उसी स्तर पे जाके प्रहार करना, ये हमको लगता है कि ये इस सरकार का मुख्य कल्चर है। इसका पहला इसका ये पहलू है। इस बात को हम लोग को समझना चाहिए। दूसरी बात हमको ये देखना है कि क्या आप सच्चाई ये नहीं है कि वहां खुद मीडिया ने ये बात को दी है कि 80 लोग की मौत हो गई। क्या ये सच्चाई नहीं है कि भारत की ही एक संस्था कह रही है कि वो पानी नहाने लायक नहीं है। क्या ये सच्चाई, इस बात ये सच्चाई नहीं है कि 3 दिन बाद योगी जी ने स्वीकार किया, जब उन्हीं के प्रधानमंत्री की तरफ से शोक संदेश आ गया मौतों पे, वो भगदड़ स्वीकार ही नहीं कर रहे थे, वो मौत स्वीकार ही नहीं कर रहे थे। तो ये इन सच्चाइयों को जब आप बोलेंगे तो उसको क्या मान लेंगे कि वो जो है हिंदू धर्म पे हमला हम कर रहे हैं, सनातन पे हमला कर रहे हैं। ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि इसको समझना है। वो अर्थव्यवस्था पे बात नहीं करना चाहते हैं, वो रोजगार पे बात नहीं करना चाहते हैं, महंगाई पे बात नहीं करना चाहते हैं, वो कुंभ में अव्यवस्था पे बात नहीं करना चाहते हैं, वो भाषाओं पे बात करते हुए धर्म पे चले जाना चाहते हैं। मेरा ये कहना है कि ये सरकार अपने मूल मसलों से, अपने मूल जो चीज का जवाब देना है उस जवाब देने से भाग रही है और उसके लिए विपक्ष को टारगेट कर रही है। उसके लिए जो है वो ढेर सारे झूठ बोले जा रहे हैं। ठीक है, हमको लगता है कि इसको इसी रूप में देखना चाहिए। ठीक है हयात साहब, आपकी तरफ आ रहा हूं। बहुत थोड़ा सा ही वक्त बचा है, लेकिन मुझे पता है कि आप सार जैसे बिहारी जी ने कहा ना कि सार गहिले थोथा दे उड़ाए, तो आप हमारे दर्शकों को डिबेट का सार तत्व प्रस्तुत कर देंगे। डिबेट का सार सिर्फ इतना सा है कि मनीष जी पूरी तरह से गलत हैं और योगी जी पूरी तरह से सही हैं। सिर्फ इतना सार है। और योगी जी ने बिल्कुल सही कहा कि जो व्यक्ति वहां जैसी भावना लेकर गया था उसने वैसा वहां देखा। अब कोई वीआईपी की भावना लेकर गया था तो उसे वहां वीआईपी ट्रीटमेंट मिला, और कोई साधारण मां गंगा का भक्त बन के गया था तो उसको फिर वैसे ही ट्रीटमेंट मिला कि जाओ भैया 14 किलोमीटर घूम के परिक्रमा लगा के आओ, तब तुम्हें स्नान मिलेगा और वरना फिर मोक्ष मिलेगा। तो मैं योगी जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूं। और मैं यहाँ पे स्वामी अविश्वेश्वर जी हैं, आपके जो ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य सनातनी है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वो शंकराचार्य फिलहाल अपने आप को कहते हैं, लोग उनको मानते भी हैं। उनके सिर्फ 4 लाइनों का एक वक्तव्य मैं पढ़ के सुना रहा हूं कि महाकुंभ 144 साल बाद हो रहा है, दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा, ये सभी दावे झूठे थे। महाकुंभ में स्नान वाले पानी में गंदे नालों का पानी आ रहा है, उसमें मल जल धारा आ रही है, वैज्ञानिक इसे स्नान योग्य नहीं मान रहे हैं, उसी में करोड़ों लोगों को स्नान के लिए विवश कर रहे हैं। ये हमारा बयान नहीं है। एनजीटी तो जो सुअर है, गिद्ध है, मुझे पता नहीं एनजीटी क्या है, या वो विपक्ष को कह रहे हैं। आप कहां लिए हुए हैं? वो कह रहे हैं विपक्ष को कह रहे हैं। वो अभी है वो केंद्र का और प्रदेश का मामला है, वो मोदी जी निपट लेंगे भाई, वो मोदी जी की संस्थाएं हैं।
ये उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड योगी जी की संस्था है, तो वो केंद्र और जो उसकी टटल है वो अलग चीज है। वो बताए कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या है और ये बताए कि यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या है। लेकिन स्वामी अभिक्तुमेश्वर जी जो हैं वो क्या है, वो स्वामी आप ही लोग बेहतर बता सकते हैं। वो सनातनी है नहीं है, कांग्रेसी है नहीं, भाजपा के लोग कहते हैं वो कांग्रेस में थे पहले, अब वो शंकराचार्य हो गए। किस भावना से गए थे मुझे नहीं पता। खैर, अब बात आपने जो कही कि जनता के मुद्दे, योगी जी बहुत अच्छे से जानते हैं कि जनता के मुद्दे क्या हैं और उन्होंने उन्हीं मुद्दों को मार्केट किया। जनता का मुद्दा है हिंदुत्व, जनता का मुद्दा है सनातन, जनता का मुद्दा बेरोजगारी, अपराध, ये कुछ नहीं है। ये जो लोग बात करते हैं वो बिल्कुल भारत के पॉलिटिकल समझ से बिल्कुल दूर है। अगर ये जनता का मुद्दा ना होता तो योगी जी 60 करोड़ लोग वहां पर, यानी कि आधा हिंदुस्तान समझिए, 60 करोड़ यानी आपके हर दूसरा आदमी अरे 111 करोड़ ही हिंदू हैं, 111 करोड़ ही हिंदू हैं इस देश में, ऐसा कहा जाता है। हर दूसरा आदमी स्नान कर आया है। 60 करोड़ का मतलब तो ये हो गया, यानी कि 2 अमेरिका स्नान कराएंगे। तो मैं इस दावे से पूरी तरह से सहमत हूं, मैं इस पे कोई क्वेश्चन नहीं करता हूं। और दूसरा बात यह है कि जो लोग स्नान कराए हैं वो सब योगी जी के आह्वान पे गए। तो योगी जी ने बहुत बढ़िया मार्केटिंग करी सनातन की, बहुत बढ़िया मार्केटिंग करी कुंभ की, और उसका उनको नतीजा उनको पता है कि इसका रिजल्ट उनको आगे वाले चुनाव में 2027 में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल फलदायी नहीं होगा, ये कुंभ बहुत फलदायी रहेगा और इसका पूरा लाभ 2027 में योगी जी को मिलना तय है। और हमारी भी ऐसी ही कामना है कि उनको मिले। जनता का कोई वो मुद्दा जो आप लोग उठाते हैं, बिजली का, बेरोजगारी का, अपराध का, विकास का, डेवलपमेंट का, ये कोई मुद्दा अगर होता तो उस पर वोट पड़ रहा होता। शमसी आजाद एक छोटी सी टिप्पणी, हयात उमर ने तो बिल्कुल सरेंडर कर दिया, हाथ ऊपर ऐसे कर दिए कि बस अब ठीक है, अब चलो। तो मतलब जनता भाड़ में जाए। आजादी बस ये बता दें, ये स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो हैं वो सनातनी है या नहीं है, वो किस देखिए 1 अरब 11 करोड़ की बात अभी आपने ही कही और आपने माना भी कि 1 अरब 11 करोड़ जो है हिंदू हैं, सनातनी हैं। और 65 ऐसा कहा जाता है जी, गंगा में स्नान किया 65 करोड़ लोगों ने। तो अगर एक अभिमुक्तेश्वरानंद जो है शंकराचार्य हैं, अगर वो इस तरीके की बात करते तो हमारे ख्याल से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 1, 2, 4 लोग अगर इस तरीके की बात न करे तो उनकी भी ठीक है। प्रकाशानंद जी की एक छोटी सी टिप्पणी, आप कैसे चर्चा करते थे? प्रकाशानंद जी की एक छोटी सी टिप्पणी, शमसी आजाद आपने भी तो वही काम किया ना, आपने भी सब कुछ छोड़कर एक वही बयान यहाँ पर दर्ज करने का मतलब यही है कि जो अभिमुक्तेश्वरानंद जो चाहते थे वही काम आपका भी और वही काम आपने भी किया। स्वामी जी बहुत छोटा सा जी बताएं। मैंने कहा ये अभिमुक्तेश्वरानंद सनातनी है कि नहीं, क्या है ये? वो 4 शंकराचार्य में एक है, शंकर रूपो शंकराचार्य। हम और आप उनके बयानों पर किसी प्रकार का प्रश्नवाचक चिन्ह उठाने के लिए नहीं है। और शंकराचार्य हैं उसमें कोई शक नहीं, ज्योतिषापीठ के हैं और वह बोल रहे हैं तो उसमें कुछ सत्यता है, ऐसे नहीं बोलते हैं। वो कोई भी बात बेबाकी से रखते हैं और बेबाकी के लिए वो जाने जाते हैं। वो उन्होंने कहा था कि किसी के समर्थन की जरूरत हमको नहीं है, हम सत्य के लिए, हमको वोट लेना थोड़ा है कि कोई हमारा समर्थन करे या नहीं करे। तो बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और संत को इसी प्रकार जानना चाहिए जो बातें हो सत्य के से उठाए। हमारे साथ लोग हैं कि नहीं है, हमारे समर्थन करेंगे नहीं करेंगे, या नेताओं का काम है, क्योंकि बिना समर्थन के नेता नहीं बन सकते। इन संतों को किसी समर्थन की जरूरत नहीं होती है, सत्य की जरूरत होती है, धर्म की जरूरत होती है और संतों के समर्थन से राजनीति चलती है। संत अगर नहीं खड़े होंगे तो राजनीति भी ठंडी हो जाएगी। प्रकाशानंद महाराज जी ऐसा कह रहे हैं, ऐसा उनका भाव है। बहुत बहुत धन्यवाद हयात उमर साहब, मनीष शर्मा, स्वामी प्रकाशानंद महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद शमसी आजाद और तमाम उन दर्शकों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा। लेकिन हम तो यही कहेंगे, पत्रकार होने के नाते और जनता के मुद्दे तो हम उठाते ही रहेंगे। लाख हयात उमर कहें कि अब ये मुद्दे नहीं हैं, सबसे बड़ा मुद्दा सनातन है, हिंदू है, उसका अपना स्थान है। सनातन है, उसका कोई सानी नहीं है। लेकिन जो आम मुद्दे हैं, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, कमाई, महंगाई, स्वास्थ्य, ये भी अमिट हैं और इनको जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते हम उठाते रहेंगे। नमस्कार।